हर चीज के बारे में आपको मालूम पड़ गया, जिंदगी से जुड़े हुई कुछ चीजें हैं जो रह ही जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम पूरी बातें बता पाएंगे आपको इस थोड़े स्पैन में, लेकिन फिर भी एक चीज और है जो मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा इस पूरी की पूरी बातचीत के दौरान। वो ये है, एक कानून आया था 2019 में, आपने सुना होगा, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर एक्ट। किस किस ने सुना है इसके बारे में? 1 2 3 4 5 6 7 लोगों को मालूम है। और डीएनए प्रोफाइलिंग एक्ट है 1 2 लोग। ये 2 और कानून हैं जो आपकी स्वायत्तता के ऊपर सीधे सीधे अटैक हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग में है कि सरकार के अधिकारियों को आपकी मर्जी के बिना आपका डीएनए कलेक्ट करने का अधिकार है। जो कुछ समय पहले आपसे आपके नाक में एक स्वाब डाल करके कुछ आपका सैंपल लिया जाता था, वो डीएनए कलेक्शन भी हो सकता है। जो आपके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं रेगुलरली, खून की जांच की जाती है रेगुलरली, जो आपको बॉडी टेस्ट किए जाते हैं, जो और टेस्ट किए जाते हैं, वो सब के सब आपका डीएनए कलेक्शन का एक रास्ता है। जैसे पशुओं में सुनील भाई ने आपको बताया कि बिना मेल पशु के बच्चा जन्ना संभव है, वैसे ही इंसानों में भी बिना आदमी और बिना औरत के बच्चा जन्ना संभव है, केवल डीएनए से। दोनों का डीएनए लेकर के उनसे आप जेनेटिकली इंजीनियर्ड बच्चा ले सकते हैं। आपको खिलाड़ी चाहिए, आपको मतलब वो साइंटिस्ट चाहिए, जैसा भी चाहिए आपको वो मिल जाएगा। बस उसमें यह है कि थोड़ा जेनेटिकली चेंज मिलेगा। हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत एक आधा स्ट्रैंड जो है डीएनए के अंदर सुअर का डाल दे, एक आधा कुत्ते का डाल दे, कि वो तेज स्पीड, भाई आपको तेज स्पीड चाहिए तो चीते का डालना पड़ेगा, आपको ठाडा चाहिए तो मैश का डालना पड़ेगा, उसका जोटे का डालना पड़ेगा, फिर ऑब्वियसली भी जिस आपने चाहिए उस हिसाब से डालना पड़ेगा। परमात्मा की चीज के साथ खेलेंगे तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा उनको। जैसे टमाटर के अंदर मछली का जीन डालते हैं वो, है ना। तो इसी प्रकार से ये छेड़छाड़ तो कितनी ठीक है आप लोग अच्छे से समझते हैं। दूसरा जो पुलिस आइडेंटिफिकेशन क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर एक्ट था, जो उसके अंदर पहले क्या होता था, जब कोई अपराधी पकड़ा जाता था, मतलब कोई भी आरोपी पकड़ा जाता था, तो उस आरोपी के को जब जेल भेजा जाता था, जेल भेजने से पहले उसका हैंडराइटिंग का सैंपल, उसका फिंगरप्रिंट का सैंपल, ऐसा कुछ जबरदस्ती नहीं ले सकते थे उसकी मर्जी के बिना। अभी अगर कोई व्यक्ति जा रहा है जेल के अंदर, तो कानून आ चुका है कि आपकी मर्जी के बगैर आपका डीएनए, आपके ब्लड के सैंपल, आपके आंख का रेटिना, आपके हाथ की उंगलियों के, आपके पैरों की उंगलियों के, आपके जिस भी चीज का वो स्कैन लेना चाहते हैं, आपकी पूरी प्रोफाइलिंग वो बना सकते हैं। तो ये दूसरा आपकी स्वायत्तता को लेकर के दूसरी चीज अटैक में है। एक साथी का कहना था कि आपने प्रॉब्लम्स बताई, आप सलूशन पर भी चर्चा करेंगे क्या? आप में से किस किस को यह लगता है कि हमने सलूशन पर भी चर्चा की है साथ में? तो लगता है काफी सारे लोगों को की है, क्योंकि एक चीज को आप समझिएगा, अगर प्रॉब्लम का ही पता चल गया ना, और सबसे बड़ी समस्या तो प्रॉब्लम का पता ना होना है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही ना मानते हो। कुछ लोग ऐसे चौड़े हुए रहते हैं, कुछ नहीं होता, गामा वहां में लठ मारेंगे। मैंने कहा अब तक कितने मार लिए हैं? आपकी आंख के नीचे, आपके सामने सारे कानून बनने लग रहे हैं, आपके सामने सब कुछ बर्बाद हुआ। वही गांव था, वही सभ्यता थी, उस सभ्यता को आपके हाथों से खराब और बर्बाद किया गया, क्योंकि आप सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और ये उनके ना सुनने की वजह से ही हुआ, क्योंकि हमारे यहां सुनाने का थोड़ा कल्चर ज्यादा है, सुनने का कम है। फिर अगर आपने समस्या को समस्या मान लिया, तो समाधान पर चर्चा भी करने लग जाओगे।
और समस्या को समझ लिया तो समाधान हमेशा समस्या के अंदर ही होता है। मैं मैथमेटिक्स जब पढ़ाता हूं बच्चों को तो मैं एक खास फार्मूला उनको देता हूं, जैसे गुरु मंत्र की तरह। वो ये बताता हूं कि हर सवाल में क्वेश्चन और आंसर दोनों के दोनों दिए हुए होते हैं। सिर्फ आपको सवाल को ढंग से पढ़ना आना चाहिए, बस सवाल को ढंग से पढ़ना आता हो, सिद्धांत पता हो उस चीज का, उस सिद्धांत को फॉलो करो, सवाल की जो चीजें दे रखी है वहां से शुरू करो, सिद्धांत को फॉलो करते करते समस्या के समाधान तक ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे। कुछ भी नया नहीं करना है। फिर भी बड़े लेवल पर लड़ाई की तैयारी करने के लिए अगले महीने 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक शिमला में हम ट्रेनिंग कर रहे हैं 7 दिन की। आप लोगों के फील्ड कौन से होंगे, क्या क्या करना होगा, आपको जाने के बाद क्या करना है, हमारा क्या रोल होगा, हमारी जवाबदेही, सब चीजों पे लगभग चर्चा होगी। प्रैक्टिकल सोल्यूशन पे उस पे हम लोग काम करना शुरू करेंगे और उसमें केवल वो लोग ही एलिजिबल होंगे जो हमारे इस 3 दिन की वर्कशॉप को अटेंड कर चुके हैं। आज ये 5वीं है, तो 5 जो वर्कशॉप में से किसी एक में भी अगर आया है व्यक्ति तो वो उसमें एलिजिबल है। आप लोग जाना चाहेंगे तो आप जब इसमें लिखेंगे तो आप बता भी दीजिएगा हमारे को मैसेज करके। सुनील भाई का नंबर आप लोगों के पास है ही। ये आपके बाकी लोगों से हम लोग पर्सनली कांटेक्ट करेंगे जो अभी तक के कांटेक्ट साथी हैं, और आप लोग इसमें आ जाएंगे। जो भारत भर से दूसरे लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन पे ट्रेनिंग की हुई है बेसिक, वो लोग भी इसमें एलिजिबल हैं। आप लोगों के पास 15 दिन अभी हैं। आप घर जाने के बाद आप लोग एजुकेशन की ट्रेनिंग भी कर सकते हैं बेसिक वाली। वो ट्रेनिंग इतनी क्रांतिकारी और इतनी गजब की है, कल मैडम भी जिक्र कर रही थी जब परसों कल, उसमें आपको अपने आप को समझना, अपने परिवार को समझना, अपने गांव को समझना, गांव की समस्या, गांव के लोगों की सोच, हम क्यों इतना लंबा समय ले रहे हैं इन चीजों को आगे बढ़ाने तक, क्योंकि हमको मालूम है कितने प्रतिशत लोग किसी जनसंख्या में कैसे होते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था मधुमक्खी के छत्ते में जो अनुपात है, जो उस मधुमक्खी के छत्ते को ठीक से चलाने के लिए जितने वॉरियर मधुमक्खियां चाहिए उतनी वॉरियर मधुमक्खियां अपने आप आ जाएंगी। अगर 10-20 वॉरियर मधुमक्खियां अगर निकल जाएंगी, अगर कम रह जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली दूसरी मधुमक्खियों में से वॉरियर मधुमक्खियां आ जाएंगी। वो अपने आप उस नंबर को पूरा कर लेती हैं। हम लोगों को अपने वॉरियर्स को इस तरीके से तैयार करना है कि अग्रिम पंक्ति में खड़ा हुआ कोई योद्धा अगर साइड में इधर उधर होता है, लड़ने में घबराता है, डरता है, बिकता है, उल्टा चलता है, गलत रास्ते चलता है, उसके आने जाने से कोई फर्क पड़े ही ना, और हमारा जनता सरकार मोर्चा वैसे ही चलता रहे जैसे चल रहा है। एक आदमी से 10 आदमियों से कोई फर्क पड़े ही ना। ये धारा प्रवाह बनाने का हमारा विचार है कि इसके ऊपर किसी का असर ही, मतलब मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूं कि यदि परमात्मा ने, समय ने, परिस्थितियों ने साथ दिया तो जनता सरकार मोर्चा में अगर देवेंद्र बलारा नहीं हुआ, आप नहीं हुए, मैं नहीं हुआ, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है भविष्य में। और यही मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है कि हमें व्यवस्था बनानी चाहिए, हमें व्यक्ति को नहीं बनाना चाहिए। व्यक्तियों को और संस्थाओं को बनाने पे जोर लगाएंगे तो संस्थाएं और व्यक्ति एक दिन पुराने, बूढ़े, जर्जर हो ही जाते हैं, वो खत्म हो ही जाते हैं। तो हमने संस्था और व्यक्ति को नहीं बनाना, हमने व्यवस्था को बनाना है। ठीक है, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन, हमारा परिवर्तन एकमात्र नियम है प्रकृति का, वो होता ही रहता है। तो व्यवस्था जैसे जैसे बनती रहेगी सामने से, हमारी व्यवस्था वैसे चलती रहेगी। और इसमें आप लोग आमंत्रित भी रहेंगे। ट्रेनिंग के लिए आप लोग मैसेज भी कर देंगे मुझे कि हमें एजुकेशन वाली ट्रेनिंग चाहिए, जिसने नहीं की है वो आप कर लेंगे। तो उसके बाद फिर शिक्षा क्रांति की शुरुआत तो होनी ही है, वो तो हम करेंगे ही। और अभी मैं इस आज की सभा को आगे बढ़ाते हुए अपने मित्र मंडली में से, अपने साथियों में से मैं आमंत्रित करूंगा भाई प्रदीप डागर जी को। अपने जीवन के कई सालों से ये गौ सेवा को समर्पित है, गाय के संवर्धन पे काम कर रहे हैं लगातार, और लाला हरामदेव जी के साथ भी रहे काफी दिनों तक। अभी मतलब अभी भी शायद रामदेव जी के साथ हैं, मुझे नहीं मालूम, बट फिर भी मेरा कहने का मतलब यही है
कोई व्यक्ति अपने मूल पे अगर काम कर रहा है तो हमारे लिए सम्माननीय है। अपनी बात रखेंगे भाई प्रदीप डागर। धन्यवाद भाई देवेंद्र जी। आप सभी धर्मात्मा साथियों के चरणों में नमन, जो इस भारत माता की रक्षा के लिए और इस संस्कृति की रक्षा के लिए यहाँ पे संगठित हुए हैं। आपको बारंबार आपके चरणों में नमन। बात तो देवेंद्र ने और सुशील ने कोई छोटी नहीं, जो है ना, सुनील ने जो है, दोनों मिलकर सुबह लग रहे हैं, तो कोई ऐसा विषय बचा ही नहीं कि जिसके बारे में बोला जाए। लेकिन फिर भी जो मेरा अनुभव है, जो मेरी बातें हैं, आपके साथ शेयर करेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे अपनी संस्कृति की रक्षा करी जा सकती है, कैसे राजू भाई दीक्षित के सपनों को आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे जो हमारे शहीद जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है इस मातृभूमि के लिए, अपनी संस्कृति के लगा दिया, उनको कैसे पूरा किया जा सकता है। आज लगातार जो है बड़ा अच्छा लगा कि आईवीएफ के ऊपर जो है चर्चा हो रही थी। देवेंद्र जी ने भी और सुनील जी ने भी एक बहुत गहरा विषय आज छेड़ा है। आईवीएफ, आप में से इससे पहले, आज जो सुना, इससे पहले किस किस को पता था कि ये एक बच्चा पैदा करने की एक तकनीक है? पहले किस किस को पता था? चलो जी, ठीक है, बहुत सारे। और आज पहली बार किस किस को पता लगा है आईवीएफ के बारे में? हाथ उठा दो, शर्मा मत, की बात होगी इसमें कोई। ठीक है जी। निश्चित रूप से जो है हमारे तीनों तरह के जो बीज है, एक तो हमारे पेड़ पौधे के बीज, हमारे फसलों के बीज, उनका तो बीज नाश कर चुके हैं। उसके बाद में हमारे पशु हैं, जो हमारी गौ माता है, उसका भी बीज नाश हो लिया, जैसे अभी बताया है पूर्व वक्ताओं ने। और तीसरा जो सबसे अहम जो है हमारी नस्ल, जो ना, जिसके ऊपर अभी देवेंद्र जी ने बताया कि आईवीएफ कैसे काम कर रहा है, कि उसके डीएनए के अंदर चेंज करने के लिए क्या क्या चीज़ें डाली जा रही हैं, कैसे जो है कि जो जर्सी गाय है ना, जर्सी गाय देखी होगी सबने। जर्सी गाय को हम जो है गौ माता नहीं मानते, उसको गाय नहीं मानते, उसको पशु भी नहीं मानते, क्योंकि उसमें घोड़ा भी है, उसमें सूअर भी है, उसमें बकरी भी है। तो अलग अलग चीज़ें मिक्स करके उसको एक जीव बना दिया जो कि नकली है, जो ना गर्मी सहन करता है, जो ना सर्दी सहन करता है, जो ना बरसात सहन करता है, उसको खाने का कोई सेंस नहीं, उसको प्रकृति के नियमों का कुछ भी नहीं पता उसको। और उसका दूध अगर कोई पीता है तो वो जहरीला है, उसका गोबर अगर खेतों में डालते हैं तो जहर पैदा होता है उससे। तो ऐसे ही जो है संतानें आज के दिन पैदा करी जा रही हैं हमारी माताओं के कोख में से। जो सबसे बड़ा संकट आपके सामने आने वाला है, पता लड़ेगा कौन? अब देवेंद्र जी कह रहे लड़ेंगे जी, हाँ, तो संघर्ष करोगे जब हम बचेंगे, जब हमारा डीएनए बचेगा। जो हमारी व्यवस्था थी जो है, पहले हमारे को अपने ब्लड रिलेशन के अंदर शादियां करने के लिए मना किया गया था। आप समझते हैं इस बात को? 3 गोत्र छोड़ के शादी करते हैं ना हम लोग, उसका कारण क्या है? कि भाई हम जो है अपने दूसरे से, हम अपनी ब्लड लाइन को छोड़ के दूसरे जो अपने जो अलग रक्त समूह होता है, यहाँ से अपना कम से कम 100-200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूर जाके हम शादी करें, ताकि जब आपस में पुरुष और महिला का से संबंध बने और जो संतान पैदा हो, उसके अंदर दोनों के गुण आए। अगर हम अपने आपस में ही शादी कर लें, अपनी बहन से, बेटियों से, अपने गांव में कर लें, आस पड़ोस में कर लें, तो धीरे धीरे ना आपकी संतानें, आपकी हाइट कम पड़ जाएगी, मंदबुद्धि बच्चे पैदा होने लग जाएंगे, सारी बीमारियां होने लग जाएंगी। पहले 6 गोत्र छोड़े जाते थे, अपने यहाँ पे परंपरा थी। महर्षि दयानंद जी को भी जो जानता होगा, उसमें जो पढ़े होगी उन्होंने, जो उनके अन्य अन्य जो साहित्य हैं, तो 6 गोत्र छोड़ के शादियां करी जाती थी। 6 गोत्र अगर आप यहाँ पे छोड़ोगे ना, तो कम से कम आपको 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर शादी करने के लिए जाना पड़ेगा। तो वो बावड़े थोड़ी ना थे कि भाई इतनी दूर से जो है ना जी वो व्यवस्थाएं करते थे। उसका पूरा साइंटिफिक सिस्टम था, पूरा विज्ञान था वो पूरा। और वही चीज जो है ना आज इस क्रांति को खड़ा कर रही है। हमारे पूर्वजों के जो 6 गोत्र छोड़ के जो शादी करने की परंपरा थी, वो डीएनए हमारे अंदर है, तो ये उफान मार रहा है। बोलो गलत होगा तो होगा कैसे, हम देखेंगे। अगर हमारे जो मिश्रण हो जाता, अगर हम मिक्स ब्रीड हो जाते ना, तो हो सकता है हमारे अंदर हम भी पड़े रहते। अरे बोले जो होगा देखा जाएगा, चुपचाप। समझना, ये जो है ना जी नस्ल संवर्धन जो है मनुष्य की, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बगैर तो समझ लो कुछ नहीं हो सकता। अगर मनुष्य का शरीर जो है पूर्णतः शुद्ध नहीं है, इसके अंदर अगर किसी तरह की जो है मिलावट है, तो वह व्यक्ति कोई क्रांति नहीं कर सकता। आईवीएफ का जो है कॉन्सेप्ट जो चलाया है ना इन्होंने, इसके अंदर तो चलो वो किसी भी रूप में बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन महापाप ये है
कि जब एक शरीर के अंदर से कोई ऊर्जा को बाहर निकाला जाता है ना, और उसको इंजेक्शन या किसी और विधि से किसी शरीर के अंदर डाला जाता है, तो प्रज्ञा शक्ति खत्म हो जाती है उसकी। उसके अंदर जो है वो जो भगवान की जो ब्रह्म शक्ति है वो खत्म है। वो सिर्फ एक जो है एक आर्टिफिशियल चीज बन जाती है, क्योंकि प्रकृति से अलग कर दिया हमने उसको ना, नेचर से अलग कर दिया है उसको। तो नेचर से जब चीज वो अलग हो गई तो अपने आप ही जो है वो मतलब उसके अंदर एक कमी आना स्वाभाविक है उसके अंदर ना। और जो ये संतानें पैदा होंगी, इसके मैंने आईवीएफ के बच्चे जो पैदा हुए हैं, निश्चित रूप से मैंने अपने जीवन में उनको दृष्टि अच्छे से देखा है। जो 10-10, 15-15 साल के हो गए, उनको ना तो ये पता है कि भाई वास्तव में किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, कैसे, उनके अंदर भावनाएं नहीं है। वो कुत्ते को मारने लगेंगे तो जान से मार देंगे, मतलब किस चीज को पकड़ के क्या कर दे उनका कोई भरोसा नहीं। मतलब जीते जागते राक्षसीय जो है एक प्राणी, एक नस्ल हमारे बीच में पैदा करी जा रही है। तो इस आईवीएफ के ऊपर पूरा गहनता से जो है विचार करके आप लोगों को अपने आसपास सबसे ये चर्चा करनी चाहिए कि भैया कम से कम जो है अगर कोई समस्या है किसी को संतान पैदा, क्योंकि बहुत बड़ा जो है अनफर्टिलिटी का जो है बांझपन का जो समस्या है ये बहुत बहुत ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। लगभग 70%, 60% लोग ऐसे हैं जो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे। तो ये एक बड़ी समस्या हमारे बीच में, इसका हमारे आयुर्वेद के अंदर इसका निदान है। आयुर्वेद में पंचगव्य पद्धति के माध्यम से, योग के माध्यम से निदान है। संतान उत्पत्ति करने के बहुत सारे रास्ते हैं, तो क्यों हम आईवीएफ के रास्ते पे जाएं? ये बातें आप लोग आपस में अच्छे से समझें। ये ट्रेनिंग विशेष रूप से इसीलिए रखी गई है कि आईवीएफ के माध्यम से कोई भी बच्चा पैदा ना हो। आपके रिलेटिव अगर कोई है, आपका अड़ोसी पड़ोसी है, आपका दोस्त है, आपका भतीजा है, आपका बेटा है, कोई भी है, आप खुल के चर्चा करो भैया आईवीएफ से बच्चा पैदा नहीं करना, टीके द्वारा जो है परख नली से टेस्ट ट्यूब बेबी कुछ पैदा नहीं करना, हम प्राकृतिक रूप से करेंगे। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपने पास पूरे वैद्यों की एक पूरी टीम है, योगाचार्यों की टीम है, पंचगव्य के एक्सपर्ट लोग हैं जो कि इस विषय के ऊपर निश्चित रूप से काम करते हैं और ये संभव है। तो ये चीज आप देखें। अच्छा, अब बात करते हैं कि माँ के ऊपर ना एक बड़े बड़े षड्यंत्र होते कैसे हैं। पहले जो है ना आप लोगों को कैसे कैसे तोड़ा गया है। छोटा परिवार सुखी परिवार, ये प्रचार आप लोगों ने किस किसने देखा है? एक बार हाथ उठा के बताओ। पढ़ा हो बोर्ड? धन्यवाद जी। गाड़ियों के पीछे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब जगह एक बात लिखी जाती थी, छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो। मतलब उन्होंने जो है हम दो हमारे दो तक सीमित कर दिया। दादी मतलब जो दादा दादी चाचा ताऊ भतीजे सब जाओ बाढ़ में, बोले हम दो हमारे दो। मतलब मानसिकता किस तरीके से जो है यही बात कहते थे, ये जो है ना मास्टर बात कहते थे इसी बात को ना। क्यों तोड़ा गया? क्योंकि ये सारा मार्केट का खेल है। जब तक आप संगठित रहेंगे तो फिर हम जो है किसी के गुलाम नहीं होंगे, कोई हमारे ऊपर राज नहीं करेगा, हम किसी का प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, व्यापारी हमारे ऊपर जो है ना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर किसी को तोड़ते जाओगे, जितने हमारे टुकड़े होंगे उतना उनका व्यापार बढ़ेगा लगातार। भाई आपका अगर गांव संगठित है, परिवार संगठित है, तो आपके सारे काम आप एक दूसरे से निकाल लोगे। और गांव में फूट है, परिवार में फूट है, तो दूसरे गांव से सामान लेके आओगे, शहर में जाके, है ना ऐसा। और लगातार परिवार टूटे हमारे ना, उसका नतीजा ये हुआ कि आज हम जो है अपने बच्चों तक सीमित रह गए हैं। और हमारी संस्कृति में हमारे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, आने वाले जो बच्चे हैं, उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। और जो बड़ों से जो वो रियल टाइम जो असलियत ज्ञान है, जो बड़े बूढ़े, जो दादा दादी जो दे सकते हैं, जो नाना नानी दे सकते हैं, वो वास्तव में कोई अध्यापक कभी नहीं दे सकता। जो माता पिता अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, वो कोई भी अध्यापक नहीं सिखा सकता। मानते हैं ये बात आप कि माता जो है इस दुनिया की सबसे प्रथम गुरु होती है, पिता द्वितीय गुरु होता है, आचार्य का नंबर तो तीसरे नंबर पे आता है। परिवार जो होता है वो पूरा संगठित होकर अपने बच्चों को ज्ञान देता है। जब परिवार ही संगठित नहीं है तो वो किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लायक नहीं है, वो कमजोर हो जाएगा। कोई भी जो है परिस्थिति, कोई भी संकट आएगा उसके ऊपर तो वो नहीं लड़ पाएगा, हर तरीके से वो जो है उसको तोड़ दिया जाएगा। अब ये तोड़ने के बाद जो है इतना ज्यादा ये माहौल खराब हुआ कि हमारे यहाँ पे प्रथाएं चली कि हम सब देख कैसे फंसे। आज तो थोड़ी कम हुई है, फिर दहेज प्रथा के अंदर क्या होता था,
माँ बाप प्रेरित होके अपनी बेटी को यूं कहते थे, ये बेटा सिलेंडर भी ले जा, चूल्हा भी ले जा, बर्तन भी ले जा, तवा भी ले जा। दहेज में सारा सामान दे के भेजते थे कि तू जाइयो और जाते ही अपना छोटा परिवार कर लियो। ये प्रथा थी ना, आज भी चल रही होगी। बोले सारा सामान दे के भेजते थे, बोले जाते ही यारी बैठ जियो। ये चली थी प्रथा। आज तो थोड़ा फर्क हो गया, अब तो उतने नहीं देते, नहीं तो बर्तन बुर्तन ये सब चीजें दे के भेजते थे पहले। तो ये नुकसान हमारा जो है लगातार, क्योंकि प्रेरित हो गए ना हम मास्टरों ने बताया, सरकार ने बताया, सामाजिक व्यक्तियों ने बताया, खिलाड़ियों ने बताया, सब नहीं होगा। बस छोटा परिवार कर लो, छोटा परिवार कर लो। छोटा परिवार करते करते हम छोटे हो गए। तो इस तरीके से जो है हमारा सत्यानाश लगातार होता चलेगा। अब जो है वापस इसका समाधान ये है, भैया जीवन के आनंद लेने हैं तो बड़ा परिवार कर लो। बड़ा परिवार का अर्थ है बच्चे भी ज्यादा होने चाहिए, 2 से भी ज्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने दादा दादी चाचा ताऊ जितना कुनबा बड़ा हो उतना करना चाहिए। हमेशा जो है गांव में सरपंच कौन बनता है? ज्यादातर गांव के आदमी हो ना यहाँ, जिसका परिवार बड़ा हो। सबसे ज्यादा जिसका कुनबा बड़ा हो। पैसे किसके पास ज्यादा है? जिसका कुनबा बड़ा हो। लठ किसका मजबूत है? जिसका कुनबा बड़ा हो। जीवन में डरे कौन डरेगा कौन नहीं? जिसका कुनबा बड़ा हो। अकेला आदमी तो वही मर जाएगा जो है ना बहते हैं। ठीक है जी। तो परिवार को बढ़ाना ही हमारा सबसे बड़ा मैं, ये षड्यंत्र के तहत इसको तोड़ा गया इसके अंदर। और आज एक सबसे बड़ा षड्यंत्र, उससे भी बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। इसका जिक्र क्यों किया? आज जो है बार बार एक शब्द सब जगह आपको लिखा मिलेगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये शब्द आता है ना सब जगह पे। इसकी लॉन्चिंग में प्रधानमंत्री जी करते हैं, बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां आती हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी आते हैं, और सबको मिला के एक जो है प्रोपगंडा चलाया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जो एक माँ है ना, हमारी माँ के ऊपर बात करेंगे। माता निर्माता भवति, माता निर्माण करने वाली होती है। ये बात हम सब ने सुनी होगी। माता को हमने देवी के रूप में पूजा है। यहाँ पे ना हमारी जो संस्कृति है उसमें माता को इतना पूजने, लक्ष्मी के रूप में एक माँ है, सरस्वती के रूप में एक माँ है। लक्ष्मी, सरस्वती, और तीसरी कौन सी होती है? धन, ज्ञान, है जी, दुर्गा, शक्ति। हाँ, शक्ति के रूप में। भाई शक्ति, धन और विद्या, ये 3 चीजों के रूप में 3 देवियां को हमने पूजा है। हमने जो है हमारी संस्कृति हमेशा जो है कन्या को, महिला को हमेशा आगे माना है, क्योंकि गुरु स्वरूप माना है हमने ना उनको। और आज जो है सबसे बड़ा षड्यंत्र जो है इर्द गिर्द किसी को ऊपर चल रहा है। सबसे पहले आप पुरुष जो है ना, पुरुषों को इतना प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, इतना टारगेट, क्योंकि हम तो पहले खराब कर दिए। पुरुषों को तो नशे में पहले डाल दिया, चरित्रहीन पहले बना दिया, आलसी पहले बना दिया। अब जो टारगेट है फिर भी काबू में आया नहीं, फिर भी देश नहीं टूटा, फिर भी परिवार नहीं टूटे। समाज तो तोड़ दिया उन्होंने, समाज तो अलग अलग कर दिया, लेकिन परिवार नहीं टूटा उनसे। जो ये विदेशी षड्यंत्र हैं, जो ये कंपनियां हैं, इनसे परिवार नहीं टूटा। तो इन्होंने कहा भाई परिवार क्यों नहीं टूट रहा, इस परिवार में क्या रोड़ा है, ये इकट्ठे कैसे रह रहे हैं? ये अमेरिका वाला कल्चर क्यों नहीं है कि माँ कहीं रहेगी, बाप कहीं रहेगा, बेटा कहीं रहेगी, बेटी कहीं रहेगी? क्यों अलग अलग रहेंगे? जब तो बोला हमारा ये प्रोडक्ट खरीदेंगे, जब हमारी ब्रेड खरीदेंगे, जब हमारा ये पिज्जा खाएंगे, जब हमारा बर्गर खाएंगे, घर में तो यह चटनी रोटी बना देगी माँ। समझो आप बात को। बोले इनका परिवार क्यों नहीं टूटता? तो उन्होंने टारगेट करके ये चीजें देखी कि इसके अंदर जो है बेस जो है, जो सेंटर में रीढ़ की हड्डी है, वो एक महिला है, एक माँ है। क्योंकि बेटा बेटी जो है बच्चे हैं वो जुड़े रहते हैं माँ के साथ, जो बड़े हैं दादा दादी हैं वो जुड़े रहते हैं माँ के साथ, पति है वो जुड़ा रहता है माँ के साथ। मतलब एक जो महिला है, जो जवान है, जो उस घर को चला रही है, संचालन कर रही है, उसके साथ वो पूरा परिवार जुड़ा रहता है। ऐसा होता है नहीं होता जी? हाँ, निश्चित रूप से ऐसा होता है कि एक महिला के इर्द गिर्द ही पूरा परिवार चलता है, पूरा घर चलता है, और वो बड़ी दक्ष होती है, बड़े अच्छे से परिवार को चलाती है। एक पुरुष से कहीं ज्यादा प्रबंधन करना एक महिला जानती है, आज भी जानती है। हाँ, ये गलतफहमी में ना रहे कि पुरुष कुछ करते हैं। पुरुष तो पैसे कमा के तो हो सकता है लेके लाके दे दे, लेकिन उसको खर्च कैसे करना है, घर को घर कैसे बनाना है, वो व्यवस्था, बच्चों को सबसे बड़ा काम बच्चों को संस्कार कैसे देने हैं, ये काम माँ करती है। अब ये मामला समझ में आया कि भाई परिवार कैसे तोड़े, तो फिर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लेके आए।
हमारे दिमागों के अंदर ये सेट कर दिया गया कि भाई बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों से नौकरी करवाओ, बेटियों को पढ़ा के बाहर भेजो, उनको नौकरी दो, हर जगह उनके रिजर्वेशन की व्यवस्था करी गई। आज जो है हम आए तो जिस भी टूल पे हम जाते हैं, हर टूल पे लड़कियां बैठी हैं। देखते हो टोल टैक्स पे आप सब आए होंगे, प्राइवेट कंपनियों में 50% जो है नौकरियों की व्यवस्था कर दी गई। सरकारी जो नौकरियां हैं उनके अंदर 50% की जो है सरकारी नौकरियों में व्यवस्था कर दी गई। राजनीति के अंदर 50% की व्यवस्था कर दी गई। क्यों करी जा रही है ये सब ना? ये आप समझना, ये सोचो महिलाओं के भले के लिए, महिलाओं के ये दिमाग में बैठा दिया गया है कि इससे तुम्हारा भला हो रहा है। हाँ, लेकिन एक इतना बड़ा षड्यंत्र है कि इनको किसी भी तरीके से अपने परिवार से अलग करो। एक महिला जैसे ही नौकरी करने के लिए घर से निकलती है, उसका पूरा परिवार टूटेगा, 101% टूटेगा, 100%, क्योंकि उसके पास अपने बच्चे को देने के लिए समय नहीं है, उसको अपने सास ससुर को देने के लिए समय नहीं है, उसके पास अपने पति को देने के लिए समय नहीं है, और वो समय का वो पैसों के चक्कर में वो सारी नौकरी वाला ले जाएगा। जैसे ही उसके पास समय नहीं होगा, वो पूरा परिवार कस्टमर बन जाएगा। भाई क्या करेंगे, माँ आओगी थकी आ रही है, छोड़ दो ना, आज तो पिज्जा ऑर्डर कर दे ऑनलाइन, पैसे तो है ही जेब में, क्यों नौकरी करती है? और वो पूरा का पूरा परिवार कस्टमर बन जाएगा विदेशी कंपनियों का, जो वो चाहते थे। और साथ में जो हमारे संस्कार की जो परिपाटी थी वो दूर दूर तक ही खत्म हो जाएगी और पूरा परिवार टूटेगा। जैसे हमारा समाज टूटा वैसे ही वो परिवार टूटता चला जाएगा। हमने हमेशा माताओं को पूजा है, और माता मतलब आज ये व्यवस्था अगर हम कहते हैं ना कि पुरुष प्रधान है हमारा देश, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमेशा हमारा देश महिला प्रधान ही रहा है। महिलाओं को हमने अग्रणीय रखा है, हमेशा पूजनीय रखा है। हमेशा जो है पुरुष जो है बाहर से पैसा कमा के लाते थे, लेकिन उसको घर के अंदर ही देते थे। जो सामाजिक निर्णय थे ये पुरुष करता था, लेकिन घरेलू जो निर्णय होते थे ये हमेशा एक माँ करती थी। और उन जो एक चूल्हे के अंदर जो रोटी बनाती बनाती एक माँ जो है बच्चे को ऐसा संस्कार दे जाती थी। आप अपने जीवन में जितने भी व्यक्ति हैं वो अपने जीवन में झांक के देखें कि आपके माँ के जीवन का असर, आपके माँ के कहे हुए वाक्य का असर हमारे ऊपर सबसे ज्यादा है। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित करती है हमारे जीवन को, तो हमारी माँ करती है। और वो बैठी बैठी जो है चूल्हे पे रोटी बनाती बनाती एक बात ऐसी कह जाएगी, ना बेटा ये धर्म नहीं है, देख तेरा ऐसे नहीं करते, ये बात गलत है। और वो बात उस समय, क्योंकि रोटी बना रही होती है ना, वो बात उस समय हमारे दिमाग में घुसती है। क्योंकि उसका कारण है, माँ जब भोजन बनाती है ना, माँ जब भोजन बनाती है तो जिस भाव से वो भोजन बनाया जाता है, वो भोजन जो है जो खाएगा उस व्यक्ति में वो विचार जाते हैं। समझते हो इस बात को? अगर कोई भी सबसे बड़ा परिवर्तन अगर दुनिया में कोई ला सकता है वो महिला ही ला सकती है, और कोई पुरुष के बस के लाने की बात नहीं है। कभी भी कोई षड्यंत्र, अगर बड़ा कोई भी षड्यंत्र हमेशा हुआ है तो सबसे पहले टारगेट किया गया है महिलाओं को, क्योंकि सबको पता है कि महिलाओं के अगर कोई बात इनको बिगाड़ दिया तो मामला बिगड़ जाएगा। क्योंकि सुधारने की सबसे ज्यादा क्षमताएं हमारी माँ के अंदर होती है। जब एक माँ भगवान का नाम लेकर, परमात्मा का नाम लेकर, उसकी पूजा अर्चना करके जब भोजन तैयार करती है, भोजन प्रसाद तैयार करती है, उस भोजन को हम खाते हैं तो हमारे अंदर एक प्रज्ञा शक्ति, ब्रह्म शक्ति बनती है जो अच्छे विचार पैदा करती है। और अगर आप कहीं बाहर का खाना खाते हैं, कहीं से शराबी के हाथ का खाया, कहीं से पता नहीं छिड़ा हुआ खाया या कैसे खाया, और उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी होती है। जब उस नेगेटिव एनर्जी को हम अपने अंदर ग्रहण करेंगे तो फिर हमारे अंदर भी वही विचार आ जाएंगे। हम भी फिर कहीं ना कहीं शराब के ठेके पे खड़ा मिलेंगे, कहीं बलात्कार करते मिलेंगे, कहीं ना कहीं जो है उल्टे कर्म करते हुए ही मिलेंगे। तो एक माँ के अंदर इतनी शक्ति है कि वो अपने बच्चों को संस्कार दे सकती है, परिवर्तन कर सकती है, उसको बदल सकती है। ये इतना बड़ा कार्य एक माँ के द्वारा किया जा सकता है। और आज सारा षड्यंत्र जो है, पूरे चौतरफा जो षड्यंत्र है, ये महिलाओं के ऊपर किया जा रहा है कि किसी तरीके से भी इनको जो है घर से बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। शहरी जो परंपराओं के अंदर जो है महिलाओं की दर पुरुषों से ज्यादा बढ़ती जा रही है नशा करने के लिए। शराब पीना, सिगरेट पीना और नशा करना जो है पुरुषों से भी ज्यादा तेजी से महिलाओं के अंदर ये ट्रेंड पैदा किया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि तुम तो आजाद हो, बोलो तुम्हारा तो शोषण किया है पुरुषों ने आज तक। एक बेटी जो है जो पढ़ लिख गई, वो जैसे उसकी शादी हुई वो घर में जाके कहती है मैं कोई इसके लिए काम के लिए, मैं कोई खेत का काम करूंगी, मैं कोई गाय भैंस का काम करूंगी, मैं क्या बूढ़ा बूढ़ी के लिए रोटी बनाऊंगी मैं।
ये विचार उसके नहीं है, इस शिक्षा व्यवस्था ने, इस पौरी जो व्यवस्था है इसने उसके दिमाग में स्थापित कर दिया ये विचार कि भाई तेरा ये काम नहीं है, उसको समझा दिया गया। बहन जी ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? आप सारी बहनें सुन रही हैं, कोई गलत तो नहीं है? कदे छो मा जाओ बोले यो जो है ना मन ने कुटो फिर बाद में बोले बहुत उल्टी उल्टी बात करे। ऐसा है या नहीं है? मतलब ऐसा हो रहा है क्योंकि हमारी देवी रूपी जो जिसको हमने पूजा है, जिसको माना है, जिसका पूरा इर्द गिर्द हमारा परिवार और पूरा समाज चलता है, उसको खराब करने के लिए पूरी व्यवस्था स्थापित करी जा रही है। लगातार जो है खेती करने वाले व्यक्ति अपने परिवारों से कम हो रहे हैं, मानते इस बात को? महिलाएं और पुरुष दोनों खेती नहीं कर रहे, बाहर के मजदूरों या मशीनों के द्वारा खेती करवाई जा रही है। पशु पालने का निरंतर दर कम हो रही है, गाय रखने की परंपरा जो है निरंतर कम होती जा रही है अपने घरों से। बूढ़ा बूढ़ी को घर से बाहर निकालने का ट्रेंड चल चुका है कि हम तो अकेले रहेंगे। मतलब वृद्ध आश्रम शहरों में तो बन रहे हैं, गांव में भी 50% बूढ़ा बूढ़ी अपनी अलग रोटी बना रहे हैं। सत्य है ये बात। इसका कारण एक महिला है मेनली, और उसके पीछे उसकी व्यवस्था। समझ रहे इस बात को? ये एक बड़ा जो है ये खेल चला आ रहा है। तो आप इससे अपने बच्चों को, बेटियों को, अपने जो परिवार के लोगों को बचाएं, संस्कार दें, शिक्षा दो, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसके साथ बताओ कि तेरा वास्तविक कर्तव्य क्या है। अच्छा, एक औरत का सबसे बड़ा सुख क्या होता है बताइए? एक औरत के लिए सबसे बड़ा सुख क्या है? परिवार सुखी हो। सबसे बड़ा सुख जो है उसके लिए होता है कि मातृत्व का सुख। वो मां बनना चाहती है। कोई भी औरत जो होती है ना, वो एक अपने औलाद पैदा करने के लिए कुछ भी कर जाती है। वो किसी का कत्ल भी कर सकती है, क्योंकि एक परमात्मा ने एक व्यवस्था दी है उसको ना, उसको आनंद आता है, और उस व्यवस्था से उसको दूर किया जा रहा है। तो बोले बच्चे पैदा करना तेरा काम है। अरे जिसको मतलब वो जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं उसके पति के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति उसका मोह कम हो जाता है। देखना ये बात आप अनुभव की, उसका सारा टारगेट अपने बच्चे के ऊपर आ जाता है कि मेरा बच्चा बस। जैसे गाय जो है ना, मैं गौशाला चलाता हूँ, गायों के बीच में रहता हूँ। गाय वैसे सीधी सादी है, जैसे भी आओगी ना सिंह का रूप आ जाता है। वो अपने बच्चे के पास कोई भी आदमी जाओ उसकी वो मृत्यु करने के ऊपर तैयार हो जाती है। रोज देखते हैं, ब्याते उसमें अलग कर दिया भाई, इसके पास मत जाना कोई भी, आज या सिंह के रूप में है। क्योंकि उसके बच्चे के प्रति मोह आ जाता है उसका ना पूरा, कि भाई मेरा भी यही है, बस मेरा मालिक चाहे वो हो। और रोजाना वैसे तो उसके ऊपर हाथ फेरो, नजदीक भी नहीं जान देती। कारण क्या है? बच्चे के प्रति। ऐसा ही हमारी महिलाओं का, हमारी औरतों का बच्चे के प्रति मोह होता है पूरा पूरा पूरा। और सबसे ज्यादा सुख उसको जो है अपने संतान पैदा करने में ही आता है। और ये उसका वास्तविक काम ही एक महिला का ये है कि वो बच्चे पैदा करे और उस संस्कारित बनाए, उनको संस्कारवान बनाए, एक अच्छा जो है एक राष्ट्र का अच्छा नागरिक बनाए, प्रकृति के अनुसार जीने वाला बनाए, धर्म के रास्ते पे चलने वाला बनाए। ये उसका काम है और वो बनाती थी पहले से, और इस व्यवस्था ने उसको उल्टा कर दिया बिल्कुल। अब क्या क्या पोजीशन चल रही है पता नहीं क्या है जी। आजकल वो बोला जी अपने जो है ना कुछ शरीर में से कुछ अंग कुछ निकल के प्रिजर्व कर दो, बोलो पूरी जिंदगी जी से लो, 50 साल के होंगे ना जब वो आपके वो निकाल के बच्चा पैदा कर लेंगे। जो है ना जवानी में जो है उनको पता नहीं अलग शब्दों में क्या बोलते हैं, मतलब हाँ वो सैरोगेसी तो अलग चीज होगी। हाँ, वो कोई अपने शरीर के कोई मतलब सेल्स वगैरह निकाल के उनको रिजर्व कर देते हैं। हाँ, वो ऐसा एक उनको बता रहे हैं कि भाई तुम अपने जीवन में जी से लो। बोला तुम्हारे बच्चे पैदा करके पाल लेंगे, बुढ़ापे में बोले अदा कर लियो, कोई बात नहीं, 50 साल के हो जाओगे जब बोलो सेफ है सारी। मतलब सारे जो षड्यंत्र हैं आज बच्चे पैदा करने की आर्टिफिशियल नकली तकनीकें 50 तरह की हैं, एक तरह की नहीं है कोई। ऐसा कर लो, वैसा कर लो, यूं कर लो, काला कर लो। अभी बता डॉक्टर साहब पता नहीं किस किस तरीके से करवा रहे हैं। और अभी जो है 3-4 दिन पहले अखबार में खबर आई थी कि जो है ये कम पड़ रहे हैं, और ज्यादा तेजी से जो है योजनाएं हैं पूरी दुनिया में कि IVF सेंटर और ज्यादा तेजी से खोलो। चाइना के अंदर सिंगल मदर, चाइना क्या कर रहा है, बोले अपने हमारी आबादी नहीं बढ़ रही तो 1,95,00,000 औरतों ने बिना शादी करवाए IVF करवा के बच्चे पैदा कर रखे। दुनिया में कैसे राक्षस पैदा हो रहे हैं। 1,95,00,000 औरतें सिंगल मदर, पढ़ी थी ये खबर किसी ने, सिंगल मदर बनी है। और बहुत ज्यादा तेजी से जो है लगातार इस पे काम हो रहा है कि किसी भी तरीके से नेचुरल बच्चे पैदा ना हो, इनके किसी भी तरीके से आर्टिफिशियल बच्चे पैदा होने चाहिए।
और उसके लिए पूरा जो है मसौदा हमारी महिलाओं के दिमाग के अंदर डाल दिया गया है कि भैया बस जो जितना कचरा है उनके दिमाग में ये भर दिया गया। तो आप सब लोग खासकर अपने घर में जो माताएं बहनें हैं, आप सब के साथ जिनका संबंध है, उन सब से जो है ना इस तरह की बातें जो है जरूर से जरूर शेयर करें। और हमारी जो सारी जो व्यवस्था है ना, देखो होता क्या है, इसमें हो सकता है किसी के मत अलग अलग हो, मेरे अलग हो सकते हैं, किसी और के अलग। मैं प्रकृति के अनुसार जो धर्म की परिभाषा, धर्म के ऊपर काम करते हैं। तो धर्म वास्तव में है क्या, मेरी जो समझ में आया, मेरा जो मत है, हो सकता है कोई सहमत हो कोई असहमत हो। धर्म का अर्थ होता है मेरी नजर में प्रकृति का नियम, लॉ ऑफ नेचर। भाई प्रकृति के अनुसार जीवन जीना ही धर्म है। प्रकृति के विपरीत अगर हम जीवन जीते हैं तो हम अधर्मी हैं। हमारा काम है पेड़ की रक्षा करना, पेड़ को लगाना, पेड़ के साथ जीवन जीना। हमारा ये लक्ष्य नहीं है कि पेड़ को काट के हम जो है उसको भोग लें, उसको खत्म कर दें। ऐसा है हमारा लक्ष्य। प्रकृति के साथ जीवन जीना ही हमारा जो है ये एक धर्म है, ये एक नियम है, ये सनातन संस्कृति है कि हम नेचर के साथ जिए। और दुनिया में एकमात्र हमारा ही जो आप और हम लोग यहाँ बैठे हैं, कितना टाइम है, जितना समय हमने लेना है वो हम ले रहे हैं। डॉक्टर साहब से अनुमति लेके 5 मिनट के लिए और बातें करेंगे इसमें। तो जो लॉ ऑफ नेचर है, प्रकृति का जो नियम है, वो इस अनुसार कार्य करता है। चलो एक बात और है, हम 3 जो है ना, अभी आजकल बार बार 3 शब्द आते हैं अंग्रेजी के अंदर ना, एक तो क्रिएटर, जनरेटर और ये डिस्ट्रॉयर। कि भाई एक तो पैदा करने वाला है, एक मारने वाला है, एक पालने वाला है, एक मारने वाला है। 3 जो है व्यवस्थाएं हैं। और ये हमारे ऋषि मुनि जो आज से कई साल पहले जो है रिसर्च करके ये बात कह के गए हैं कि कण कण में ही भगवान है, कण कण में ऊर्जा है, कण कण में एनर्जी है। हर एक जगह, हर एक कण के अंदर। ये बात मानते हैं आप सभी या सहमत हैं? तो कोई कोई व्यक्ति हो सकता है माने, हो सकता है ना माने, लेकिन इस सृष्टि के कण कण में वही एनर्जी है जो किसी एक खास आदमी में है। डॉक्टर साहब में भी वही है, भाई साहब में भी वही है, मेरे अंदर भी वही, आप सब में जितने बैठे हैं यहाँ पे, उन सब के अंदर यही एनर्जी काम करती है जो किसी भी एक बड़े व्यक्ति में करती है। बस एक उसके अंदर जो है पैदा करने वाला है, एक उसको पालने वाला, एक मारने वाला। ये 3 एनर्जियां लगातार काम करती हैं। एक उसमें ना अणु परमाणु जो है ना आजकल जो खेल चला हुआ है वो वही है। तो हर जगह वही व्यवस्था है। अब ये नेचर के अंदर जो है हम सब बोले, नेचर में भगवान ने ऐसा दिया क्या है? भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। इस प्रकृति को ही परमात्मा कहते हैं, भगवान इसी को कहते हैं। नेचर ने सब कुछ दिया है। आप ये समझो ना कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, तो परमात्मा ने जो चीज आपको चाहिए उससे ज्यादा दे रखी है। कैसे दे रखी है? उसका उदाहरण क्या है? आप और हम दूसरे को देख के जीते हैं, लेकिन पशु और पक्षी जो होते हैं, मान लीजिए बाहर कोई चिड़िया भी है, मोर भी है, गाय भी है, शेर भी है, वो ना तो खेती करते, ना वो नौकरी करते, ना उनका बैंक में खाता है, ना उनका मकान है, ना उनके पास गाड़ी है, ना उनके स्कूटर है, ना इंश्योरेंस करवा रखा है, ना लोन ले रखा भाई है। और आप लोगों से ज्यादा अच्छा पेट भर के सोते हैं, बाहर से ज्यादा बढ़िया पेट भरे हुए हैं। कहते मैं वो हम तो बढ़िया खा के सोवा, अपना तो लाख गुना ज्यादा मारे। सबका मानसिक बीमारी है, कोई ना कोई बीमारी तो पक्का पाओगी। उनके बाहर जो मोटी बैठी है ना पेट के अंदर, उसके कोई बीमारी नहीं है, किसी तरह की भी कोई बीमारी नहीं है, किसी तरह की भी कोई बीमारी नहीं है। मतलब प्रकृति ने सब कुछ दे रखा है। और आपको जो चाहिए जो है ना, वो आपको जो चाहिए उससे ज्यादा दे रखा है। अगर इससे ज्यादा दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी। पैसे से नाश होता है, ये बात मानते हो? पैसा सर्वनाश करता है। पैसा तो वो ऐसे बुद्धि ने घुमा दे, समझ में भी ना आओ कि अहंकार तुरंत देह बना लो, ठाडा सा ना, शरीर में ताकत आ गई तो अहंकार आ जाएगा। पैसा ज्यादा आ गया तो अहंकार आ जाएगा। पद अगर ज्यादा बड़ा मिल गया तो अहंकार आ जाएगा। आदमी का नाश करना हो तो उसने उसकी औकात से ज्यादा दे दो। अब बच्चा है 10 साल का, उसने मोटरसाइकिल दे दो, तब उसकी औकात से ज्यादा दे दी, मारेगा ना, ठोकेगा ना। तो प्रकृति ने हमें हमारी औकात से ज्यादा दे रखा है, कुछ ना कुछ कम नहीं है बिल्कुल भी। और इससे ज्यादा अगर अपने को दे दिया तो हम कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करेंगे, ये मानो इस बात को। तो इसलिए सदैव, क्योंकि नेचर में पशु पक्षियों पेड़ पौधों अन्य जीवों से सीखें
और अपने जीवन को सनातन संस्कृति के अनुसार जिए कि भगवान ने जो दिया अल्टीमेट पता है जीवन का जो लक्ष्य है। स्वामी दयानंद ने एक ही बात बार बार एक बोली है, बोले जीवन में इंसान का एकमात्र लक्ष्य है, बताओ क्या कहे जी आप सब लोग? परमात्मा में एकाकार हो जाना, उस परमात्मा में खो जाना, उसको याद करना। हमारा जीवन बगैर आध्यात्मिक शक्ति के नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप और हम कुछ कर ही नहीं सकते। एक बात को समझ लेना, आप करने कुछ जाते हैं और हो कुछ जाता है, और जो होता है वो ठीक होता है, हमेशा गलत कुछ नहीं होता। जो प्रकृति देती है वो ठीक देती है। तो उस परमात्मा को याद करना हमेशा ये जीवन का हमारा परम लक्ष्य है कि भगवान तू ही करवाने वाला है और तू ही करने वाला है, और जो हम भोग रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, सो पूर्णतः संतुष्टि, पूर्णतः आनंद। भाई जैसे हम जी रहे हैं इसमें पूरा मजा आ रहा है, और इस प्रकृति के नियम के वजह से ही, इस सृष्टि के नियम के वजह से ही आप सब लोग यहां बैठे हो, क्योंकि अधर्म इस धरती पे फैला है। तो इस अधर्म को समाप्त करने की जिम्मेवारी किसकी है? धर्मात्मा लोगों की, जागे हुए लोगों की, जो आप सब यहां पे बैठे हो। तो बहुत अच्छा लगा इतने अनुशासन के साथ आप सब लोग यहाँ पे आए, और बातें तो बहुत सारी और भी हैं, आगे मिलते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि आप लोग जागते रहें, और ये जो एक पूरा षड्यंत्र है, एक पूरा जो गंदगी समाज के अंदर फैलाई गई है विदेशी कंपनियों के द्वारा, राजनीति के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा, आओ आज मिलकर इस जो है पूरी गंदगी को साफ करें और पुनः अपने शहीदों के सपनों के भारत को स्थापित करें। तो भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद। लोगों से प्रदीप भाई बोला बातें तो बहुत सारी हैं, फिर भाई किसी ने रोक क्या थोड़ा था चलिए देखिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अलग अलग तरीके से लोग लगे ही हुए हैं। हमारा काम ही ये है जनता सरकार मोर्चा का कि अलग अलग मोर्चों पर कार्य करने वाले लोगों को एक मंच पर ले आएं, बातें साझा कर लें, जिसको जैसे समझ में आए वैसे अपने तरीके से अपने देश की सेवा के लिए अपने माध्यम से लगा रहे। हम संगठित भी रहें और एक दिशा में काम करते रहें, क्योंकि पहलू बहुत हैं जीवन के, समाज के अंग बहुत हैं, तो अलग अलग अंगों पर कार्य करने वाले लोग हमको चाहिए ही चाहिए। इसी अंग में हमारे जनता सरकार मोर्चा के एक अहम साथी, जो जिस दिन जनता सरकार मोर्चा का हमने गठन किया 24 जनवरी 2022 में, पहली बार जाट धर्मशाला में जींद के अंदर हमने बैठे, तो उससे पहले हम कुछ लोगों ने चर्चा की थी कि हम एक संगठन बनाएं तो कैसे बनाएं। यात्रा की शुरुआत करने लगे। हालांकि उस टाइम पे ऐसा लगता था कि साथ आकर के हमें सिर्फ इस पैंडेमिक के खिलाफ लड़ना है, ऐसा लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें समझ में बाकी लोगों को भी आने लगी, साथियों को भी आने लगी, और साथियों का जो जज्बात थे वो ऐसे रहे कि भाई अब संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन हो ही जाएगा। तो फिर ये देखा कि अगर लोग, सच्चे लोग निकल कर आ रहे हैं, तो क्यों ना फिर संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में ही काम किया जाए, जिसके ऊपर हम दिन में आज चर्चा हमने की थी। जो बिंदु रह गए हैं उन पर चर्चाएं होंगी। आप लोगों, जब आप वहाँ 10 से 16 आएंगे, तो उसके बाद खास तौर पे ये जो जिन लोगों ने ट्रेनिंग ले ली है, पहली 5 और वो जो लेंगे, ये साथी हमारे साथ कॉन्टिन्यूस टच में रहेंगे। जैसे ही कोई समस्या आई, किसी ने कोई सवाल पूछा, तो उसका जवाब क्या दें, सर्च कैसे करें। जैसे मैं आपको एक साथी के बारे में अभी बताता हूँ। मैंने अपनी पिछली स्पीच में एक बात बोली, यूएपीए के बारे में बोला था। आप में से किस किस को यूएपीए की फुल फॉर्म पता है? यूएपीए, जैसे मैंने टाटा के बराबर में बोला था, टाटा के बारे में या यूएपीए के बारे में किसी को नहीं पता? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। एक कब आया, किसी को मालूम है? पहली बार कब आया? 1967 में।
इमरजेंसी कब लगी? 1977 में, 75 में, 67 में आया, उसके 8 साल बाद, 7-8 साल बाद इमरजेंसी लग गई। दोबारा इसे इन्होंने चालू किया सन 2015 में शायद चालू किया होगा या 16 में किया। 2016 में इन्होंने दोबारा से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बाद में बीच में जब जेपी का आंदोलन हुआ, उसके बाद इमरजेंसी को जब हटाया गया तो इस कानून को जो है वो बंद कर दिया था सरकार ने इस्तेमाल करना, कि जब तक आगामी आदेशों तक ये कानून जो है एक्टिव नहीं रहेगा। दोबारा से इस सरकार ने इसको एक्टिव कर दिया नोटिफिकेशन जारी करके। उस हिसाब से अगले 1-2 साल में, 7-8 साल होने को है, यानी अगले 1-2 साल के अंदर इमरजेंसी लगाना तय है। 2024 के चुनाव से पहले कुछ साथियों को अगर गिरफ्तार करके 6 महीने के लिए अंदर भेज दे, जमानत ही ना मिले, तो हम क्या करेंगे? किसान नेता जो आने वाले वक्त में 2024 के चुनाव में आंदोलन कर सकते हैं, उनको अगर जेल भेज दिया जाए कि अगले 6, जब तक चुनाव ना हो, मई में चुनाव है, तो नवंबर या दिसंबर में उनको अंदर कर दिया जाए, जो उनकी खिलाफत कर सकते हैं, तो जो देश के भोले भाले लोग हैं उनको तो दिशा ही नहीं पता चलेगी कि कहाँ जाएंगे अब हम। क्यों जी? क्योंकि वो लोग तो कह देंगे कि भाई चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद देखेंगे भाई कोई आरोप नहीं था तो वापस ले लिया। इसका ट्रायल ऑलरेडी कर ही चुके हैं ये लोग। ठीक है, चुनाव पहले भी हो सकते हैं, उससे पहले देश में दंगे होते हैं, ये लोग दंगे करवाते हैं, कैसे हालात बदलते हैं, ये क्या सीन रहेगा इसके ऊपर डिपेंड करता है। हमने अपने मीटिंग का ऐलान किया कि हम नवंबर के दूसरे हफ्ते में हम करेंगे, दूसरे संडे को हम करेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए उससे पहले हालात हो गए तो इमरजेंसी कॉल भी तो देनी पड़ सकती है कि आज ही आ जाओ भाई, यहीं बैठना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। अपने पास रास्ता नहीं बचेगा तो इमरजेंसी कॉल भी आएगी, उसके लिए आपको आज से ही लोगों को जोड़ना शुरू करना पड़ेगा, ये मान करके कि कभी भी कॉल आ सकती है। और उसके लिए हमारा टारगेट है कि हम महीने में 2 ट्रेनिंग्स करके दें आपको, महीने में 2 ट्रेनिंग्स, हर 15 दिन में वही 100-200 लोगों को पूरी जानकारी दे करके भेजें। आपके इलाके में होते हैं इतने लोग तैयार, हम वहीं आ जाएंगे जहां भी आपका इलाका है, जहां भी है। लेकिन बिना जानकारी के, बिना तैयार किए योद्धाओं के युद्ध नहीं जीते जाते, और ये बहुत बड़ी लड़ाई है, इसको इतने आसान नहीं होगा इसको लड़ना, लेकिन अगर जागे हुए साथी आए तो मुश्किल भी नहीं होगा। तो जब जनता सरकार मोर्चा का गठन होने लगा तो वहाँ ये बना था विचार कि अलग अलग संगठनों के लोग आएंगे, अपने साथ खड़े होंगे, जब उस संगठन को कुछ चीज लीड करनी है तो बाकी संगठन उसका साथ देंगे, जब हमारे संगठन को किसी चीज की जरूरत है तो तब वो संगठन हमारे साथ देंगे। कुछ लोग तो थे वो एक्टिव नहीं रहे, वो लोग उस टाइम पे क्योंकि इमरजेंसी जैसे हालात थे तो वो साथ भी आए, फिर बाद में शायद विचारों का मत अलग अलग रहा होगा तो वो फिर अपने दिशा से काम करना शुरू कर दिए। बाद में जब किसी आंदोलन में मिले तो पता चलता है कि वो भी वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, क्योंकि एक विचारधारा के लोग तो वही करेंगे। तो आने वाले टाइम में वो सारी की सारी नदियां एक साथ आकर के मिलने वाली हैं, बहुत बड़े समंदर का एक रूप ये लेने वाला है जनता सरकार मोर्चा। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप लगातार इसके ऊपर काम करते रहें। अगले वक्ता के रूप में मैं इनवाइट कर रहा हूं भाई अक्षय नरवाल को, जो हमारे किसान नेता हैं। मेरे ख्याल से जब बॉर्डर पर बैठे थे किसान तो वहाँ नेताओं में सबसे यंग किसान नेता थे। आ जाइए, आ जाइए। तो अभी ये जो खच्चर साहब की पेंशन है उसके लिए एलिजिबल हैं। इनका पेंशन के लिए फार्म ना भरते इससे पहले इनके लिए अनवैक्सीनेटेड लड़की ढूंढी जा रही है, कोई नजर में हो तो बताइएगा। अक्षय भाई बोलो, आप अपना ही। तो ये तो मेरी तरफ से ही थी, ये तो रिक्वेस्ट। आप सभी को
सबसे पहले राम राम नमस्कार। मेरी तो आँख लागण हो गई थी, एकदम डॉक्टर साहब ने नाम बोल दिया। बड़ा अच्छा लगता जब नए नए जागरूक साथियों को देखते हैं जो समाज की चिंता करते हैं और समाज में कुछ करना चाहते हैं। उन साथियों को देख के, बुज़ुर्गों को देख के, अपने नौजवान भाइयों को देखकर एक नई उम्मीद मन में जगती, एक नया हौसला मिलता है। और आप सबके बीच में आके भी एक नया हौसला मिला है। आप सब पहुँचे हो, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। बहुत सारी चीज़ हैं, बहुत सारी बात हैं जिनके ऊपर चर्चा आप सुन रहे हैं और बड़ा अच्छा बातचीत चल भी रही हैं। जैसे पुरानी बातों को जोड़कर, पुराने जो विषय थे, पुरानी जो बात चल रही थी, उन्हें मैं अपनी एक दो बात और जोड़कर मैं आगे जो मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ, वो सब आपसे साझा करने की कोशिश करूँगा। दो संस्कृतियों के बीच हमेशा से विरोध रहा है। जैसे आज भी हम बात कर रहे थे, पश्चिमी सभ्यता की बात करें या अपनी देश की सभ्यता की, संस्कृति की बात करें, हम सब ऐसा समझते हैं आज के समय में मॉडर्नाइजेशन के नाम पे कहीं ना कहीं अपना देश भी उस पश्चिमी सभ्यताओं की चीज़ों को ग्रहण करने लग रहा है, वहाँ के कल्चर को अपनाने लग रहा है, वहाँ की संस्कृति को अपनाने लग रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा आज से मेरे ख्याल 2000 साल पहले की बात होगी, वेस्टर्न फिलोसफर हुए, पश्चिमी सभ्यता के बड़े नाम हुए, एक सुकरात हुआ, प्लेटो हुए, एरिस्टोटल हुए, बहुत सारे ऐसे जिनको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा भी जाता है आज के समय में भी। उस समय सुकरात, जो प्लेटो थे, वो सुकरात के मतलब अपनी भाषा में चेले थे और सुकरात उनके गुरु थे। एक बहुत फेमस किताब है द रिपब्लिक नाम से, जिसमें संवाद है सुकरात की बातों का, जो प्लेटो ने लिखी है। उसमें एक जिक्र चलता है, जो प्लेटो अपनी उस किताब में 3 क्लास का जिक्र करते हैं। एक है रूलिंग क्लास, एक वॉरियर क्लास और एक वर्किंग क्लास। 3 क्लास का जिक्र उसमें चलता है। और वो कहते हैं कि जो रूलिंग क्लास होगी और जो रूलिंग क्लास होगी और जो वॉरियर क्लास होगी, उनके नियम वो कुछ अलग बनाते हैं जो वर्किंग क्लास से हटके। वो नियमों में क्या मतलब किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान करते हैं। मैं ये उन वेस्टर्न फिलोसफर थिंकर्स की बात कर रहा हूँ। वो किन बातों का ध्यान रखते हैं कि जो वॉरियर और रूलिंग क्लास के आदमी होंगे, उनकी शादी कहाँ होगी वो स्टेट डिसाइड करेगा, वो व्यक्ति डिसाइड नहीं करेगा। क्योंकि जो रूलिंग क्लास है वो समाज में कैसे नियम बनाएगी, कैसी नीतियां बनाएगी। वॉरियर क्लास है वो कैसे क्रेज में रहेगी, उसकी स्पीड कम ना हो। उनके लिए ऐसे कानून बनाने का काम किया ताकि हम अपने स्टेट को, आइडियल स्टेट की, आदर्श एक राज्य की जो कल्पना उन्होंने की थी, तो उसमें वो बताते हैं कि जो शादी होगी, जो मैरिज होगी, वो स्टेट डिसाइड करेगा रूलिंग और वॉरियर क्लास के आदमियों के लिए। जब डिसिप्लिन बढ़ता है तो फ्रीडम कहीं ना कहीं छूट जाती है आदमी की। लेकिन जब वो डिसिप्लिन उन्होंने बढ़ाया तो इस बात का कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। वो मानते हैं कि जो उन्होंने ग्रेड सिस्टम किया कि ये ए ग्रेड के व्यक्ति हैं, ये ए ग्रेड की महिलाएं, ये ए ग्रेड के पुरुष हैं। उन्होंने ये तय किया कि ये व्यक्ति केवल इन्हीं महिलाओं के साथ शादी कर सकते हैं। ये पश्चिमी सभ्यता 2000 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूं। हमारे कल्चर में वो चीजें आज तक बची रही। जैसे गोत्र सिस्टम जो प्रदीप भाई भी जिक्र कर रहे थे, पहले 6 गोत्र छोड़ा कर दे, 3 गोत्र छोड़े हैं, या सभ्यता महाराष्ट्र ही बची रही। लेकिन जो हमारी यंग जनरेशन है उसने समझने की जरूरत है कि भाई जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, जिन हमने सोचा ये लोग मॉडर्न हैं, वो लोग खुद वो बात करा कर दे 2000 साल पहले जो हम वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में बात करने लग रहे हैं। लेकिन जो हमारी खुद की संस्कृति थी वो हमने छोड़ दी और हमने दूसरा देश में जाना, दूसरे देश की डाल रहना, वो चीज बड़ी लगने लगी। और इसी चीज को रिलेट करता हूं उस बात के साथ, जैसे
सुकरात की थोड़ी फेमस बात थी, मैं आपको बताऊं, वो सवाल करते थे और सवाल करने के लिए उनको जाना जाता था। जब वो सवाल करते थे कहीं पे भी जाके, कहीं मार्केट में खड़े हो गए, तो वो जिन लोग जो अपने आप को ज्ञानी समझते थे उनसे सवाल पूछते थे। जब वो सवाल पूछते थे तो उनके पोजीशन के लोग थे, तो उस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो पॉलिटिकल साइंस की बात हो जाएगी, सोफिस्ट कहा करते उन्हें। तो उनकी के लिए उनकी बहस हुई, उनकी के लिए जब बहस हुई तो बहस में सुकरात जीत जा है और वो हार जा है। जब वो हार जा है तो एक जज के सामने, जो वहाँ की उस टाइम की व्यवस्था थी, एथेंस की बात है ये, तो उसके सामने जाके नूका और पे सुकरात तुम्हारी बेइज्जती कर है भरे बाजार में, इसके ऊपर नकेल कसी जा, इसका कुछ न कुछ इलाज कराया जा। सुकरात को बुलाया गया, सारे जजेस थे, जो जजेस का पूरा बेंच था, वो सारे, उनने पूछा भी तू ऐसे सवाल क्यों पूछता है? बोले कि एक पंडित, मतलब अपनी भाषा में पंडित बोले कि एक पंडित ने मुझे ये कहा कि तन्ने ज्ञान सबसे ज्यादा ज्ञान है एथेंस में, इस देश में तन्ने सब तक ना ज्ञान हो रहा है, और बोला मैं तो उसको झूठा साबित करना चाहता हूं, मैं तो अपने से ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं। बोले फिर तने को पाया तरते ज्ञानी व्यक्ति? बोले मन तो कुछ बेरा कोन्या, मैं नहीं मानता कि मुझे कुछ ज्ञान है, लेकिन मेरे को ये चीज समझ में आई ज्ञान सामने वाले को भी नहीं है। बोला फर्क क्या फिर? बोला फर्क यो है, मन ने इस बात का बेरा हक मन ज्ञान कोने, और श्यामी वाला ने इस बात का बेरा कोने कुछ ने ज्ञान कोने। बोले यो मेरा मरुन में फर्क है। तो सुकरात को वहां पे जहर दे दिया था, ये जब डिबेट चली थी, और सुकरात को यह बात कही थी, बच्चा तो तू एक प्रश्न पूछना छोड़ दे, ये बात बोली बोली बात करना बंद कर दे, और चाहे तू फिर यो जहर पी ले। सुकरात ने जहर पीना चुना था, लेकिन वो ऐसे फिलोसफर बने जिनको आज तक किताबों में पढ़ा जाता है, याद रखा जाता है, और वो कहीं ना कहीं जो वो अपनी फिलोसफी में बात करा करते, वो कहीं ना कहीं हमारी प्रेजेंट संस्कृति में है, वो चीज देखने को मिलती है। आज भी जो समाज में ये चीज मैंने, क्योंकि आज भी जो समाज में होने लग रहा है, जैसे मैंने वह बात कही जो मेरी पहले वाली बात में मैंने कहा आपको, भाई दूसरे देश बड़े दिखने लगे, जो चीज एक और मैं आपको बात बताऊं, साइकोलॉजी के एक बड़े साइंटिस्ट और ने एक बात कही, आदमी का ध्यान इस बात पर कदे नहीं जावे उस दौर है के, हमेशा इस बात पर ध्यान रहा होगा उस दौर है के कोना। आज आप प्रेजेंट टाइम में देखो, मतलब आईएएस ऑफिसर उसको अपनी घराड़ी के लिए डिवोर्स लेने पड़ रहे हैं, पिस्सा भी बतेरा हो जाता होगा, पावर भी हो जाती होगी, और समझ भी हो जाती होगी, जिसने हमनू का जो सबसे बड़ा ज्ञान वाला आदमी है, बड़ा टेस्ट क्लियर करके, लेकिन उसने इतनी समझ नहीं हो पाई अब उसको परिवार के साथ कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना है। अफसर इतना बड़ा बन गया। तो आज की जो व्यवस्था है ना, उस जो मैंने बात की, आज जिसके पास पैसा है उसने लाने जगह नहीं पा रही, जिसका दौर नहीं है वो कमाने का पाछा पड़ रहा है। तो एक साइकोलॉजी का एक रूल है, जो चीज ना है ना वही चीज आदमी ने बड़ी दिखेगी। और जो जब हम जितने लोग बैठे हैं ना यहाँ पे, हम इतने जितने इकट्ठे हो गए, जो और दूसरे संगठन हैं इतने इकट्ठे करने के सपने ले हुए हैं। अगर इतने समझ नहीं है, आप 3 दिन तक रुकोगे, इतने समझ नहीं है, विचार करनी है, समाज में कुछ करनी है, व्यक्ति मिल जाओ हम जनू क्या रखे कर दे। और आप सभी का धन्यवाद करूंगा कि आप लोग इतनी संख्या में व्यक्ति हो जितना दूसरे लोग सपना देखते हैं। और बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं, बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो आप सबके माध्यम से, जो ऐतिहासिक काम हुए हैं। आप रहो, ये कड़वी सच्चाई है कि व्यक्ति ने एक दिन यह संसार छोड़ के जाना है, लेकिन आपके संसार छोड़ के जाने के बाद भी जनता सरकार मोर्चा ने इस समाज के सहयोग से बड़े बड़े काम करें, यह बात हमेशा खातिर याद रखी जाओगी। मैंने जो शुरू में जो बात की थी, मैं इसलिए कहना चाहता था कि बड़े बड़े लोगों ने ये चीज मानी है, कोई भी बड़ा काम करने खातिर, जैसे रूलिंग और वॉरियर क्लास की मैंने बात करी, डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। जब हम डिसिप्लिन में रहेंगे हमारी फ्रीडम हो सके छूट जा, लेकिन जब जो डिसिप्लिन में होगा वो बड़ा बदलाव ले सको, वो बड़ा परिणाम
ला सके, वो बड़ा परिणाम मूलक काम कर सके। तो इसलिए आप लोग जो चीज समझ रहे हो, इस चीज को समझ के आप लोग समाज में बताओ, उन लोगों ने बताओ जिन्होंने लागे तो हक में ज्ञानी है, लेकिन उन्हें इस बात का बेरा कौन, उन्हें भी कुछ नहीं बेरा। उन लोगों तक आप लोग ये बातें समझाओ जो आप 3 दिन में सीखते हो। आप समझाओ, आप समझ गए कि कैसे क्या करना है और कैसे क्या हो सकता है। मतलब जब मैं स्कूल टाइम में था, स्कूल टाइम तक मेरा इंटरेस्ट था इन चीज़ों में, सोशल लाइफ में आके हम टीचर्स के साथ भी बात कर दे, इकोनॉमिक्स पढ़ दे तो यह चीज़ क्यों नहीं हो सकती जी, हम चर्चा करते। लेकिन +1 +2 भी +2 जैसे ही कि हम कॉलेज में आए, छोटे छोटे प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने लगे, साथियों के साथ चर्चा करने लगे, और 1 साल के बाद ही, कॉलेज के 1 साल के बाद ही प्रॉपर इस फील्ड में काम करने लगे। कई बार तो क्या होता है कि व्यक्ति काम करने लग जाता है, मतलब बाय डिफॉल्ट करने की कुछ सोची थी और कुछ लाग जा, लेकिन हमने जो है फील्ड चुनी, बाय चॉइस चुनी है, अपनी मर्जी तो चुनी है। हमने यह चीज जानते हुए चुनी है कि इसमें संघर्ष बहुत घना है, समाज की गाड़ फ्री की है, और जूत भी लाग जाए, डंडे भी लाग जाए, कुछ भी लाग सके, लेकिन उसके बाद यह चीज चुनी। यह चीज कब समझ में आने लग गया है, अब हम यो काम कर सका, हाँ, जब हम अपने ऊपर आत्मविश्वास करके, अपने साथियों पर विश्वास करके, जब कोई संकल्पित होकर कोई भी कदम उठावा और परिणाम तक पहुंच जा, तो वह चीज हमने ऊर्जा देवा है। आप लोगों का तो एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा, जैसे आप लोग यहाँ पे आए हो, क्या आपका कभी किसी छोटे मोटे आंदोलन का कोई बैकग्राउंड रहा? बैकग्राउंड इन द सेंस आपने कोई वैसे ही पार्टिसिपेशन किया हो, भाई कोई यो अच्छा काम करे इनकी गेला खड़े हो जाओ, तो कितने व्यक्तियों ने, चाहे पीछे किसान आंदोलन हुआ उसमें कोई भी भूमिका निभाई हो, कितने व्यक्तियों ने ऐसी किसी भी सामाजिक आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई? एक बार हाथ खड़ा करके। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे एक तो ये चीज होगी, हमारा चीज यह समझ में आ गई, यह चीज समझ के आप यह चीज अपने ज्ञान खातर समझना चाह रहे हो या समाज में कुछ करण खातर समझना चाह रहे हो? जो चीज आप समझने आए हो, जो आपको लगता है कि वैश्विक ताकतों की जो डॉक्टर साहब बात करते हैं, जो कर्ज मुक्ति की बात चल रही है, तो आप किस लिए समझने आए हो? आप ज्ञान के लिए समझने आए हो, खुद की संतुष्टि के लिए समझने आए हो, या इसलिए आए हो कि हमने समझ के इस समाज तक कुछ देना है, समाज को कुछ देना? इसलिए जो ऐसा मानते हैं कि समाज को उल्टा पे बैक करना है, वो कितने लोग हैं? और जो ये समझते हैं कि भाई मतलब अपने आप तो ईमानदार होकर अगर मैं तो अपने ज्ञान खातिर इन सारी चीजें जानना आया हूं, ऐसे कितने व्यक्ति हैं? बहुत बढ़िया भाई, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो आप लोग इतने जागरूक हो और ऐसी अपनी जिम्मेदारी समझते हो कि समाज को कुछ पे बैक हमने करना चाहिए, समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है। एक बार अपने लिए सभी तालियां जरूर बजाने का काम करो। अच्छा, एक बार दोबारा बताइए, डॉक्टर साहब रिकॉर्ड करेंगे। आप लोग जो ज्ञान मिला आपने, जो 3 दिन की ट्रेनिंग में, इस ज्ञान को लेकर आप कितने वो लोग हो जो समाज को उल्टा पे बैक करोगे कि समाज को देने के लिए आए हो? हाथ उठा के बताओ, या सिर्फ ज्ञान के लिए ये चीज यहाँ पे ट्रेनिंग में आए हो? तो अभी एक बड़ी जो चीज हो ना, जब हम कॉलेज में थे, जो शुरू में थे, जो मैं थोड़ी थोड़ी वो बात बता रहा हूँ जो मैं महसूस करता हूँ, और एक मतलब एक कालखंड में मार महसूस हुई, कोई मारना समझांदा, कोई बतांदा यो काम बोला है तम के करने लाग रहे हो, मनसा गा जोड़ दे, या चीज समझ लो, या चीज सुन लो, या चीज कर लो, इस तनु हो जाएगा, इस तनु हो जाएगा। कॉलेज में होंगे हॉस्टल के एक एक रूम में जाके मैं इसका गबड़कन इकट्ठे कर दिया, बात गलत हो रही है, उस तक मिला के और उस तो होया के। कई बार जो सबसे बड़ा सवाल जो मैंने महसूस कराया ना इस चीज में, इस दरमियान,
बहुत सारे लीडर्स क्या करेंगे, जैसे मैं पॉलिटिकल लीडर्स की बात करूं, मैं सोशल लीडर्स की बात करूं, सब नु कहोगे अकूड़ा आ जाओ ज्यादा तो ज्यादा संख्या में, सुने होंगे तुमने, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो, नू हो जाएगा। आपने कदे सोची है वो ज्यादा तो ज्यादा संख्या में बुला के क्या होगा? बहुत सारे ऐसे नेता हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बुला के उस संख्या का क्या करना उन्हें खुद नहीं बेरा, उस संख्या के साथ क्या करना उन्हें खुद नहीं बेरा। ये जो इस बहुत सारे नेता ऐसे हैं वो खुद कंफ्यूज हैं, अब काम मतलब काम क्यों करो उसका, कई जने तो नुआ चाल पड़े हैं किमें करना है, माम करता चाल पड़े, कुछ ना कुछ करना है। तो एक बड़े विद्वान आदमी है वो हमेशा इस बात पे एक बात कहा कर दे कि जिंदगी में भागे दौड़े बहुत लेकिन कहीं पहुंचे नहीं। आप जब एक गलत ट्रैक पर चलना शुरू कर दोगे तो आप कितने पहुंच नहीं पाओगे अपने जीवन में। तो उसके लिए समाज तक में जो व्यक्ति समाज में काम करने चला है उससे पहले यह जानना जरूरी है उस व्यक्ति ने खुद के ऊपर काम करना जरूरी है, समाज में काम करने से पहले। यह चीज प्राथमिक चीज है, यह चीज हमने बेरा होनी चाहिए। अब भाई हम क्या करांगे, हमने क्यों करना है, व्हाट हाउ एंड व्हाई, जो अंग्रेजी में कहा करें, क्यों करनी है यह सारी चीज। जब ये चीज क्लियर होंगी ना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मतलब खून भी तरमनु वाले मारेगा आप वो काम कर सको जो आज तक नहीं होया। और मैं अपने छोटा उदाहरण दूं, हम बड़ौदा बैठे थे, डॉक्टर साहब थे, नरेंद्र जी थे, संदीप भाई है, सुशील जी थे, साहिल भाई थे, सारे जने थे, प्रदीप जी थे। हम उड़े डिस्कशन करने लग रहे थे एक प्रोग्राम ने लेकर, और वो प्रोग्राम था, हम एक बार हुसैनीवाड़ा गए थे। हुसैनीवाड़ा बॉर्डर है जहां भगत सिंह की समाधि स्थल है, और वहां पे आज तक जहां भगत सिंह का शरीर जलाया गया फांसी देकर, वो सतलुज नदी के किनारे लाए गए हुए हैं, और वो आज तक वहां पे उन शहीदों को जिस पेट्रोलियम पदार्थ से उनको जलाया गया उसी पेट्रोलियम पदार्थ की एलपीजी गैस जला के उनको सम्मान देने का काम हो रहा है। जब हमने यह चीज देखी कि भाई यो सम्मान नहीं शहीदा का, यो तो अपमान है शहीदा का, तो वहीं से एक संकल्प यो लिया, अपनी आंखें आगे इस समाधि स्थल पर देसी घी की जोत लावांगे, जो शहीद मारी खातिर देश खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान देकर चले गए। और आप सबके सहयोग से मैंने यह बात देवेंद्र जी हैं, साहिल भाई हैं, सुनील भाई हैं, सारे भाइयों के बीच में डिस्कस करी। सुशील भाई नहीं आ रहे, जब सबके बीच में डिस्कस हुई तो सबने भी सेम चीज महसूस करी, भैया चीज जरूर होनी चाहिए। मन ने उड़े तो एक चीज लागी, 23 मार्च 2023 को बड़ा कार्यक्रम भी हुआ गोहाना के अंदर, और मेरे ख्याल में आप में तो मोस्टली लोगों ने उसमें 2-2 चम्मच घी की आहुति दी होगी। जनता सरकार मोर्चा के आह्वान पे डॉक्टर साहब ने सबने वीडियो बना के 2-2 चम्मच घी आप सब पर मांगा, और वो 2-2 चम्मच घी करके 12 क्विंटल घी इकट्ठा हो गया, जो हमने सपने में भी नहीं सोची थी उन शहीदों के सम्मान के लिए। वो अपने आप में एक बड़ी चीज थी। वह व्यवस्था जो आज तक आजादी के 75-76 साल बाद भी जो बड़ी बड़ी पार्टियां आई, सारी पार्टियां आई जो राज करके चली गई देश पर, लेकिन किसी की नजर ना इस बात पर गई और ना किसी ने यो काम करने का साहस करा। यो साहस जनता सरकार मोर्चा ने कराया और समाज के सहयोग से इसको काम को पूर्ण करने का काम किया। आप जब भी हुसैनीवाड़ा जाओगे आपको देसी घी की जोत वहां पे जलती मिलेगी। समाज के घर से इकट्ठा एक एक बूंद उन दो देशों के बीच में जलती आपको मिलेगी। यो सब न्यू महसूस, यह सब चीज न्यू संभव हो पाई क्योंकि सारे भाइयों का आपस में ऐसा विश्वास बना। सारे भाइयों ने जो हमने एक बार सोच ली बात, मोर्चे के बीच में बात रखी, सबने मोहर लगाने का काम किया। तो मेरे को एक बात समझ में आई, जब कोई भी काम
साफ नियत तो होगा ना, साफ नियत से तो वो काम नहीं डेटा। अगर दचाप और संसाधन हो या संसाधन ना हो, काम होने के लिए नियत जरूरी है। साफ नियत होगी तो निश्चित तौर पर नीतियां भी ऐसी ही बनेंगी। वो उस आदमी का, जिस आदमी का मन में खोट नहीं होगा, नीतियां भी वो वैसी ही बनाओगा जो समाज के हित की होंगी, जो जनता के हित की होंगी। तो वो साफ नियत के लोग, उन साफ नियत के लोगों का चुनाव करने के लिए ये ट्रेनिंग शिविर हो रहे हैं, ये ट्रेनिंग हो रही है। हर आदमी की समझ, हर आदमी का ज्ञान, हर आदमी के समाज में कुछ करने का साहस और साफ नियत वाले लोग जो प्राथमिकता है, उन सब को इकट्ठा करके, उन सब को साथ लेकर, और वो लोग नहीं पार्टी के लोग कार्यकर्ता चाह करें जो पॉलिटिकल पार्टी वाले आ करें, लेकिन जनता सरकार मोर्चा ऐसा संगठन है, इसने कार्यकर्ता नहीं, इसने नेता चाहिए, नेतृत्व करने वाले लोग चाहिए जो समाज का नेतृत्व कर सके, किसी पॉलिटिकल पार्टी या उन तो ऊपर उठ के समाज का नेतृत्व कर सके। यो एक जनता सरकार मोर्चा की खास बात है। और उन सभी साथियों ने लेकर जिनकी खोज में निकल रहे जनता सरकार मोर्चा के साथी, वो काम भी करके दिखाएंगे। साफ नियत के साथ साथ साफ नियत वाले लोग इस जनता के लिए नीतियां भी बनाने का काम वो साफ नियत वाले लोग करें। यह काम भी आप सबको साथ लेकर इस साहस और दृढ़ संकल्प के साथ यो काम भी संभव हो सका है। मैं आप लोगों को यह बात बताना चाहता हूं, अपनी ताकत को कभी कम मत आंकना। आज जो सरकारें हैं, जो काम करी है बड़ी बड़ी सरकारें, एक मैं वर्कशॉप का जिक्र करूं, हमने समझने का जानने का मौका मिला, हम किसी ने इनवाइट करे दिल्ली में डिजिटलाइजेशन इन एग्रीकल्चर के ऊपर। मैं दोबारा उस बात के बारे में बता दूं, एक वो चर्चा पीछे से चाली थी। मतलब ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं जिससे जो किसान है आज 1 किलो 2 किलो मतवाड़म खेती करने लग रहा है, वो खुद मजबूर हो जाएगा खेती छोड़ने खातिर। खेती छोड़ेगा और खेती छोड़ने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियां 1000 किलो 500 किलो जो ये 3 कानून लेकर आए थे, इनमें भी हुआ था, बड़ी बड़ी कंपनियां खेती करेंगी, वो प्रॉफिट उड़ाते लेंगी। मतलब सरकार उनको जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको स्पेस दे रही है, एग्रीकल्चर में भी एक बार पैसा कमा लो। और जो किसान है आज, जो किसान का मजदूर हो जा। मैं हैरान था, वो बोले, वो जो बात बता रहे थे अपनी, बोले कि खेती करने के लिए हाथों की कस्सी की जरूरत नहीं है। मखा जी और किस चीज की जरूरत है? बोला फिंगर्स और कीबोर्ड की जरूरत है, बस उससे तो खेती हो जाओगी। आपने मतलब सेंसर लाग जाएंगे। 10 MOU प्रेजेंट सरकार ने साइन करे, किसकी गेल्या? को पतंजलि गेल्या, को फ्लिपकार्ट गेल्या, को अमेजन गेल्या, को वॉलमार्ट गेल्या, उन कंपनियां गेल्या जिनका खेती तो कोई लेना देना को ना। उन कंपनियां का क्या काम? सेंसर लाऊंगी है कंपनी, सेंसर तो बेरा पटेगा, इस पे डम पोटाशियम की कमी हो रही है, इसमें यूरिया की, इसमें DAP है, अपने आप ऑटोमेटिक दवाई बनेगी, अपने आप ऑटोमेटिक ड्रोन स्प्रे करेगा, अपने आप ऑटोमेटिक जब फसल पक के तैयार हो जाएगी तो उपरोला पे आप कंबाइन को बुक कर दोगे, कंबाइन काट के चली जाएगी, ऑटोमेटिकली अपने आप अमेजन वाले खरीदने आ जाएंगे। अब आज उनकी कटेगी, गलका चली जाएगी फसल और बिक जाएगी, किसान का खत्म, वो डिजिट्स आ जाएंगी। वह जो डॉक्टर साहब कहा करें पीछे को ना करेंसी नहीं, वो डिजिट्स आ जाएंगे, एक तरह वो काम हो गया। इस तरह की तैयारियां चल रही हैं। तो यह जो सरकार है, जो वर्तमान सरकारें भी हैं, जो नीतियां बन रही है ना, ये सरकार ऐसा लगता है कौन है? जनता की सरकार है। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। और आप लोग इस तैयारी के साथ, इस ध्येय के साथ और इस नियत के साथ, समाज को पे बैक करने की नियत के साथ, इस संकल्प के साथ आगे आओ। इन पूंजीपतियों की सरकार को हटा के जनता की सरकार बनाने का संकल्प लेकर आ पाओ, निश्चित तौर पर यो काम भी पूरा होगा। जो इतिहास में घी की जोत नहीं लगी थी, यो भी पूरा होगा और यो काम भी आप निश्चित तौर पर पूरा करोगे। पिछले उड़े हमने एक चीज सोची कि शहीदा का सम्मान सिर्फ इस चीज में नहीं है,
संहिता की कोई डिमांड नहीं थी। अब उनका घी की जोत लाग गए। संहिता का एक सपना था, जो सपना उन्होंने देखा था गरीब मजदूर किसान कमेरे खातिर, जो सपना उन्होंने नौजवाना खातिर, वो सपना कितने कितने अधूरा रह रहा है। हमने देखी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तमाम शहीदों के प्रति लोगों की भावना तो है, लेकिन अब समय आ गया है जो सपना उन शहीदों ने देखा था, उन शहीदों के सपनों का भारत बनाने का, उन शहीदों के सपनों की व्यवस्था इस देश में बनाने की। और वह कैसे पॉसिबल होगी जब आप जैसे साफ नियत के लोग संकल्प ले लेंगे। अब भैया चीज कर दें, कई बार ना मुश्किल नहीं लग गए टीवी आगे बैठ के। जब मैं आपको बताता हूं एक फेज अपना, टीवी पर बैठना, मीडिया से बाइट देना, बड़े बड़े मंत्रियों के लिए फिर बैठना उठना, मतलब नू शाही सा फील हुआ करता, नू ना क्या करता, ये घना बड़ा सौदा होंगे होंगे कि मैं। लेकिन किसान आंदोलन होया, हर अनुभव करे, जो 15 दौर की 11 दौर की जो सरकार के साथ बैठक हुई, उसी एक दौर की बैठक में भी सरकार के गेला जो बातचीत हुई उसमें भी गेला रहे, बड़े बड़े चैनल्स पर बाइट भी दी, सारी चीज देखी। मंत्री था, एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, सारे मंत्री आते ही बैठे। मतलब एक चीज समझ में आई, सच्चे में इनका सौदा कुछ को ना, बस समझने की जरूरत है, बस मानने की जरूरत है। इतना मान के नू बैठे हाँ, अब है तो घना है बड़ा सौदा, तो है सौदा पूरा बड़ा। और जब हमने नू मान ली सौदा है कुछ नहीं, तारा आगा होगा, भाजेंगे इन लोगों ने जगा नहीं पाओगी इस धरती पर, इन चोरा ने। तो आप लोग अनुमान की डाल से अपनी ताकत को पहचानने का काम करो। एक बात तो यह बात कहूंगा। दूसरी बात, मैं अपनी बात न दोहराऊं, अगर मन मक में भी समय का करने की सवाल थे कितने भी मन में, तो इस काम में ना बढ़ियो कि मैं और काम देख लियो, क्योंकि कितने भी काम करने के एथिक्स होने जरूरी है। इस काम का पहला एथिक्स ये है, जैसे मैंने बताया, उन आदमियों का भी जब पास्ट में थे, उनने भी अपने स्टेट को आइडियल स्टेट बनाने के लिए कुछ डिसिप्लिन लागू करे थे, कुछ बात लागू करी थी कि ये चीज नूर नहीं होनी चाहिए। और यो काम करने का सबसे पहला डिसिप्लिन एक है, सेल्फलेस होकर आना पड़ेगा, निस्वार्थ होकर समझाना पड़ेगा। अगर किसी ने भी थोड़ा बहुत मन नू लागत बनना, मेरा तो नूर नू और कि मैं काम कर लियो और काम करने के बतेरे हैं, पाप के भागीदार हो जाओगे। अगर समाज का काम, समाज का पर्दा अड़ा के मन में में रख कर करोगे, अगर साफ मनता करोगे, आप निश्चित तौर पर इस जनता खातर आप तो बड़ा को परमात्मा नहीं है। क्योंकि आज बेरोजगारी की बात कर लो, आप उस मणिपुर की घटना नहीं याद करो, अपना वो देश था जब किसी भी स्त्री का चीरहरण हुआ तो देश में महाभारत हो गई थी, और आज सरेआम खुले से काम होने लग रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इन चीजों का? कैसे ये सारी चीज ठीक होंगी? कितने कितने रिस्पॉन्सिबल हम हाँ सारी चीजा की। चे गुवेरा बड़े क्रांतिकारी हो, बड़े क्रांति का जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, वो जो गुलाम लोग उनकी संतुष्टि है। जो लोग उन्हें संतुष्ट कर ले ना, जरा सारे मरेंगे उड़ा मर जावांगे। जो डॉक्टर साहब वैक्सीन की बात लेकर कहा कर दे सब, जरा सारे मरेंगे उड़ा मर जावांगे, जो सबका होगा वो हमारा हो जाएगा। जब आदमी अपने आप को इस बात से संतुष्ट कर लेता है, तो जब जाकर समाज में दिक्कत आना शुरू हुआ है, वो क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन बना है। तो इन्हीं बातों के साथ आप सबका धन्यवाद करूंगा। मेरी बात सुनी, कोई बात गलत लग गई हो मुझे क्षमा चाहूंगा। और मेरे ख्याल में मतलब आपके मन में, किसी के मन में कोई सवाल भी हो तो सवाल पूछ सकता है। मन ने कोई बात की उन मत नु लागे कि सवाल है मेरे मन में। चलो ठीक, मैं बता देता हूँ। डॉक्टर साहब बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार नारा लाओ। भारत की ओंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की ओंकार है, जनता ही सरकार है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय भाई।
आप पूछ रहे थे कि उस जोत में और पहले जो जोत जल रही थी उसमें और जो हमने घी की जोत जलाई उसमें क्या फर्क है, यही पूछ रहे थे शायद, यही था। देखिए क्या होता है, हमारी जो संस्कृति है उसमें शुभ कार्य के लिए घी का इस्तेमाल किया जाता है हमेशा। जिन शहीदों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जान से ऊपर तो कोई दान नहीं दे सकता आदमी, अपनी बलि ही दे दी जिसने, उस बलिदान के एवज में और वहां पर मतलब उनकी समाधि पर शायद शहीदों को अपना आदर्श मानने वाले लोगों को चिढ़ाने के लिए सरकारों ने एलपीजी गैस से वहां जो जलाई होगी, क्योंकि शुद्ध तो नहीं है। घी जलाएंगे उसकी शुद्धता और पेट्रोलियम पदार्थ जल रहा है उसकी शुद्धता में तो दिन रात का अंतर है। और अभी तो नई रिसर्च आ गई है कि एलपीजी गैस से तो कैंसर होता है। एलपीजी गैस की फ्लेम अगर आसपास आप रहते हैं तो नई रिसर्च ये भी बता रही है। तो ऐसी चीज के साथ वो जो जल रही है वो एक तरह से सम्मान नहीं, वो अपमान है। और वो एक सम्मान, सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए साथ ही साथ हर साल उनके शहीदी दिवस पर 23 मार्च को हम लोग ये भूल ना जाएं कि आपने एक संकल्प लिया था वहां पर हुसैनीवाला में, उन शहीदों को साक्षी मान करके कि हम उन शहीदों के सपनों का भारत बनने तक रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं और हमारे कदम किसी भी हाल में नहीं रुकने वाले। ये एक सवाल और साथी का आया है, मेरे ख्याल से मैंने जवाब दे दिया होगा, थैंक यू। एक सवाल है कि जो हम लोगों ने दिन में अपने चुनावी प्रक्रिया का जिक्र किया था उसके चक्कर में कि ईवीएम में जो घोटाला है उसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब उसके लिए हमारे पास क्या योजना है। मौजूदा सरकार है, चुनाव किसी का भी हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर पब्लिक असमंजस में रहेगी, अगर कंफ्यूजन में होगी तो सरकार मौजूदा पार्टी की ही बनेगी जो उस वक्त है। जैसे 2009 में पब्लिक जब कंफ्यूजन में थी, लाल कृष्ण आडवाणी जब प्रधानमंत्री थे तो वापस यूपीए दोबारा से आई, इसी तरह से 19 में भी कंफ्यूजन में थी। उसका कारण क्या है, हर बूथ के ऊपर 100 वोट जो हैं 500 के बाद वो रूलिंग पार्टी को जाती हैं, ऐसा प्रोग्रामिंग ईवीएम के अंदर किया जा सकता है। हर रूलिंग पार्टी अपने वर्कर को बोलती है कि सुबह सुबह वोट डाल के आनी है, सुबह सुबह, यानी जिसने भी रूलिंग पार्टी को वोट डालनी है वो सुबह सुबह डल गई 10 बजे 11 बजे तक। 501 बूथ पे होती नहीं किसी पार्टी की वोटें, मतलब 1100 वोट होती हैं, उसमें से 500 वोट जैसे ही पूरी होती हैं उसके बाद अगली 100 वोट फिर रूलिंग पार्टी को मिलती हैं। एक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 200 बूथ होते हैं, इस हिसाब से रूलिंग पार्टी अपनी लड़ाई 20,000 वोट से शुरू करती है। जब जन समर्थन होगा अपने कैंडिडेट को, क्योंकि हमारा कैंडिडेट जनता का कैंडिडेट है, उसमें पैसा जनता का लगा हुआ है, उसमें जोर जनता का लगा हुआ है, उन लोगों के पास एक वर्कर भी नहीं होता एक बूथ के ऊपर। हमारे पास गांव में 5 लड़ने वाले और 20-20, 50-50 बूथ पे खड़े होने वाले योद्धा हैं। हम लोग 20,000 के इस मार्जिन को कुछ नहीं मानते। हमारा टारगेट ये है कि जब हमारी जीत हो, तो जब जनता के कैंडिडेट की जीत हो तो साथ में खड़े हुए सारी पॉलिटिकल आदमियों के सारे कैंडिडेट की जमानत जब्त होनी चाहिए, तब मजा आएगा हमारा। ज्यादा से ज्यादा 20,000 वोट लेगा वो, इससे ज्यादा नहीं लेगा। इनका यही हाल करना है हम लोगों ने। दूसरा ये बंसी भाई ने बताया है, बंसी लाल ने, कि हमारे पास भट्टू मंडी के ट्रैक्टर ट्राली अनाज की भरी हुई साइलोज में सीधी गई। टायर वाली फैक्ट्री हिसार से फतेहाबाद में बहुत ज्यादा है, हर रोज 50 ट्रक रोज देखते हैं हम लोग। बहादुरगढ़ से विदेशी टायर आते हैं। अच्छा चलो ये तो वैसे बता रहे हैं अपनी